हेलो एवरीवन, नमस्कार। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, आज इसके बारे में बात करते हैं। डीएलपी भी इसे बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक क्लॉज होती है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। तो ये क्या होती है और इसका क्या यूज़ होता है कॉन्ट्रैक्ट्स में, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में, इसके बारे में आज समझते हैं। सो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड इज ए क्रिटिकल सेफगार्ड इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये सेफगार्ड किसके लिए होता है? ये होता है क्लाइंट के लिए, और ये होल्ड करता है कॉन्ट्रैक्टर को, अकाउंटेबल बनाता है फॉर क्वालिटी आफ्टर प्रोजेक्ट हैंडओवर। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हैंडओवर हो गया क्लाइंट को, जैसे कोई ब्रिज है, कोई रोड है या कोई बिल्डिंग है, तो मे बी उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं after construction. So defect liability period is a clause or a provision in the contracts which makes the contractor liable for quality after project handover for at least for some times for जैसे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में ये 1 साल के लिए होता है और कुछ में कुछ 2 साल के लिए भी हो सकता है या ज़्यादा के लिए भी। मतलब जितना भी वो पीरियड मेंशन होगा कॉन्ट्रैक्ट में, उतने पीरियड के दौरान अगर कोई भी डिफेक्ट आता है देन कॉन्ट्रैक्टर विल बी लायबल। अब ये लायबल किस तरीके से होता है वो आगे समझते हैं। अब ये क्या होता है, एक तो इसमें जो है फिडिक कॉन्ट्रैक्ट्स में और इसके अलावा जो भी कॉमन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें, उसमें ये क्लॉज होती है और इस क्लॉज को यूज़ करके आप कॉन्ट्रैक्टर को लायबल बना सकते हैं। सो व्हाट इज़ डीएलपी हमने समझ लिया। इसका जो डेफिनेशन था हमने बात की उसके बारे में। डेफिनेशन है स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन वेयर द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट रेक्टिफाई डिफेक्ट्स। मतलब अगर वो पीरियड मान लीजिए जैसे ड्यूरेशन है इसमें या तो 12 से 24, जो टिपिकल ड्यूरेशन है दैट इज 12 to 24 मंथ्स, एंड प्रोजेक्ट टाइप पर भी डिपेंड करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर भी डिपेंड करता है। तो उस पीरियड के दौरान अगर कोई भी डिफेक्ट आता है देन द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट रेक्टिफाई दैट डिफेक्ट। और इसको क्या कहते हैं? मेंटेनेंस पीरियड भी कहते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में। अब इसके की फीचर्स क्या होते हैं? एक तो अगर मान लीजिए इसमें कवर्ड क्या होता है पहले देखते हैं। कोई भी पुअर वर्कमैनशिप से, मटेरियल फेलियर से या डिज़ाइन फॉल्ट्स की वजह से कॉन्ट्रैक्टर जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसको कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉस्ट से रेक्टिफाई करेगा विद इन द डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। और इसका जो की फीचर्स हैं, इसके कमेंसमेंट कब से होता है इसका? जब से जो प्रोजेक्ट को जो हैंड ओवर कर दिया जाएगा क्लाइंट को। क्लाइंट जो है वो टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट जो है वो, मतलब क्लाइंट जो है वो उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट को अपने चार्ज में ले लेगा या उसको हैंड ओवर ले लेगा उसका। और ड्यूरेशन इसका होता है 12 से 14 महीने। सो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद जब क्लाइंट ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को, कोई प्रोजेक्ट को अपने पास ले लिया, उसके बाद 12 से 14 महीने जो भी मेंशन्ड है उसके दौरान कोई भी डिफेक्ट आएगा दैट विल कवर अंडर द डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। और वर्कमैनशिप जो इसका स्कोप है वो है क्या? वर्कमैनशिप, मटेरियल, डिज़ाइन फॉल्ट्स। ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्टर की ऑब्लिगेशन है ऑब्वियसली। और ये किस तरीके से एक्चुअली वर्क करता है? ये कॉन्ट्रैक्टर अगर मान लीजिए वो रेक्टिफाई नहीं करता है तो उसका क्या मतलब, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर उसकी रेमेडी क्या होती है? तो इसमें एक रिटेंशन मनी 5 to 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट विद होल्ड की जाती है। और जनरली हर एक जो उसका रनिंग बिल होता है कॉन्ट्रैक्टर का, उससे रिटेंशन मनी विद होल्ड करके क्लाइंट अपने पास रखता है। तो वो तभी रिलीज होगी जबकि कॉन्ट्रैक्टर डिफेक्ट्स को ठीक करेगा और उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्लाइंट से कि दोज डिफेक्ट्स विच वर मेंशन्ड बाय द क्लाइंट हैज़ बीन रेक्टिफाइड कंप्लीटली। ठीक है। और फाइनल सर्टिफिकेट जो है वो क्या होता है? इश्यूड आफ्टर ऑल डिफेक्ट्स रिक्वायर्ड, तो रिपेयर्ड। सो सारे डिफेक्ट्स जब रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद फाइनल सर्टिफिकेट क्लाइंट देगा कॉन्ट्रैक्टर को, और तब माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट सही मायने में कंप्लीट हुआ है। सो उसके बाद फिर उसकी जो रिटेंशन मनी है वो क्लाइंट वापस कर सकता है। वाई डीएलपी मैटर्स, इसको डीएलपी भी बोलते हैं डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड को। तो एक तो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि डिफेक्ट जो है उसकी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर को बियर करनी पड़ेगी आफ्टर कंस्ट्रक्शन फॉर सम टाइम, तो कॉन्ट्रैक्टर ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी देगा। और रिस्क मिटिगेशन, ये जो क्लाइंट है उसके जो मतलब जो भी फाइनेंशियल और ऑपरेशन रिस्क्स हैं
वो उनको जो है ट्रांसफ़र करता है या मिटिगेट करता है, उनको ट्रांसफ़र करता है कॉन्ट्रैक्टर को और मिटिगेट करता है। देन मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टर की मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो क्लाइंट इससे फ्री रहता है और वो कोई कॉस्ट भी बियर नहीं करेगा, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर सारी कॉस्ट बियर करेगा। सो क्लाइंट का कोई इसमें ऑब्लिगेशन नहीं है और कोई टेंशन नहीं होता है उसमें। देन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, रियल वर्ल्ड टेस्ट ऑफ बिफोर फाइनल एक्सेप्टेंस। सो इसमें क्या है कि फाइनल एक्सेप्टेंस के पहले ही ये सब टेस्ट हो जाएंगे। अभी जब वो ऑपरेशन में आएगा कोई भी प्रोजेक्ट है तो पता चलेगा उसमें कि भाई कोई डिफेक्ट है कि नहीं है। तो ये फाइनल एक्सेप्टेंस से पहले ही जो है उसका टेस्ट हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट का। ठीक है। देन रिटेंशन मनी जो होता है, इसमें पहले बात की हमने, 5 to 10% ऑफ द पेमेंट विदहेल्ड until DLP expires, ensuring contractor compliance. एंड फाइनल सर्टिफिकेट क्या होता है? फाइनल सर्टिफिकेट होता है जब सारे डिफेक्ट्स सेटिस्फैक्टरली रिपेयर्ड हो जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट फाइनल सर्टिफिकेट दे देगा। अब इसमें जो फिडिक है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, उसमें इसका जो मेंशन है दैट इज फिडिक कॉन्ट्रैक्ट, इसको यूज़ करते हैं टर्म को डिफेक्ट्स नोटिफिकेशन पीरियड। तो ये डीएलपी की तरह ही होता है, या डीएलपी को ही वो डीएनपी बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो पर्पज है, सेम पर्पज है कि कॉन्ट्रैक्टर को लायबल बनाना फॉर पोस्ट कंप्लीशन डिफेक्ट्स के लिए। फिडिक में जो क्लॉजेज हैं इसकी, आप फिडिक कॉन्ट्रैक्ट में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक समरी मैं आपको दे रहा हूँ कौन कौन सी क्लॉजेज होंगी। क्लॉज 11 है जो दैट रिफर्स टू, ये फिडिक रेड बुक में है, और ये क्लॉज जो है, फिडिक के बारे में हम कभी डिटेल में भी बात करेंगे कि फिडिक रेड बुक या और भी बुक्स के बारे में, उसको अगले जो वीडियोस है उनमें चर्चा करेंगे उसमें। फिलहाल जो क्लॉज 11 है फिडिक रेड बुक की, उसमें क्लॉज 11.1 जो होती है उसमें मेंशन होता है कि कॉन्ट्रैक्टर मस्ट रेमेडी डिफेक्ट्स ड्यूरिंग डीएलपी। सो टिपिकली 12 मंथ्स के लिए होता है। क्लॉज 11.2 क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर नोटिफाइज, एम्प्लॉयर नोटिफाइज कॉन्ट्रैक्टर ऑफ डिफेक्ट्स बिफोर डीएनपी एंड्स। मतलब जब भी कोई डिफेक्ट नोटिफिकेशन पीरियड एंड होगा उस समय एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को नोटिफाई करेगा। क्लॉज 11.3 क्या है? कॉन्ट्रैक्टर मस्ट रिपेयर डिफेक्ट्स, नहीं ये क्लॉज 11.2, सॉरी मैंने ये थोड़ा सा गलत बताया आपको। इसमें ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है बिफोर डीएनपी जो है, अगर वो ऐसा जो डीएनपी का पीरियड है उससे पहले कोई भी डिफेक्ट आता है तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को नोटिफाई करेगा। एंड एज पर क्लॉज 11.3 कॉन्ट्रैक्टर मस्ट रिपेयर डिफेक्ट्स प्रॉम्प्टली आफ्टर नोटिफिकेशन, राइट। देन क्लॉज 11.4 में क्या है? एम्प्लॉयर मे कैरी आउट वर्क एंड रिकवर कॉस्ट इफ कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू एक्ट। तो अगर 11.4 के हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्टर वो काम नहीं कर पाता, डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं कर पाता है, तो एम्प्लॉयर जो है वो उस काम को खुद करेगा और उसकी रिकवर करेगा कॉस्ट को कॉन्ट्रैक्टर के रिटेंशन मनी से या और किसी तरीके से। देन क्लॉज 11.5 क्या होता है? इसमें फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा आफ्टर ऑल डिफेक्ट्स रेक्टिफाइड। देन चैलेंजेस क्या आते हैं ड्यूरिंग डीएलपी? एक तो साइट एक्सेस है, क्योंकि हैंडओवर कॉन्ट्रैक्टर अगर साइट क्लाइंट को कर देगा उसके बाद में भी उसकी जो है एक्सेस वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर प्रोविजंस होने चाहिए कि भाई अगर डीएलपी है तो उस समय कॉन्ट्रैक्टर को एक्सेस साइट की कैसे दी जाएगी। देन डिलेड रिपोर्टिंग, कभी कभी क्या होता है क्लाइंट की तरफ से डिले होता है, सो क्लाइंट को ये सिस्टम बनाना पड़ेगा कि कोई भी डिफेक्ट हो रहा है ड्यूरिंग द डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, देन क्लाइंट मस्ट रिपोर्ट डिफेक्ट्स प्रॉम्प्टली टू प्रिजर्व कॉन्ट्रैक्टर लायबिलिटी। देन रिकॉर्ड कीपिंग इंपॉर्टेंट है, डिटेल रिकॉर्ड ऑफ इंस्पेक्शंस एंड करस्पॉन्डेंस प्रिवेंट डिस्प्यूट्स। देन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अगर कोई डिस्प्यूट आता है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, तो इसमें ये जो है इम्पॉर्टेंट है कि एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि वेदर एन इशू इज ए डिफेक्ट और ड्यू टू मिसयूज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ये बोल सकता है कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये मिसयूज की वजह से हुआ है। तो ये क्लैरिटी क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में होनी चाहिए। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है मैनेजिंग फॉर मैनेजिंग डीएलपी? एक तो इंक्लूड वारंटीज,
मतलब वारंटी को इंक्लूड करिए। देन टाइमली नोटिफिकेशन क्लाइंट के द्वारा दिए जाने चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को जैसे डिफेक्ट अराइज होते हैं। देन पीरियोडिक इंस्पेक्शंस क्लाइंट की तरफ से किया जाना चाहिए और उसका रिकॉर्ड मेंशन किया जाना चाहिए। देन रिटेंशन मैनेजमेंट, मतलब रिटेंशन जो है वो मनी का किस तरीके से होगा, उसका मैनेजमेंट, उसका रिकॉर्ड। और अगर मान लीजिए रिटेंशन मनी को कभी कभी ये होता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में कि रिटेंशन मनी के बदले कॉन्ट्रैक्टर ये रिक्वेस्ट करता है कि जो बैंक गारंटी है वो प्रोवाइड कर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा की जाएगी, तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर बैंक गारंटी देता है, तो बैंक गारंटी का जो की वैलिडिटी है वो कब तक है, वो सब मैनेजमेंट ये इम्पॉर्टेंट है। देन क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, तो कब जो आपने इंस्पेक्शन किया, कब नोटिफिकेशन दिया, कौन कौन से नोटिसेस इशू किए कॉन्ट्रैक्टर को, और ये सारी चीज़ें जो है, और डिफेक्ट्स क्या क्या अराइज हुए, वो सारी चीज़ें क्लियरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। तभी आप जो DLP है उसको इजीली मैनेज कर पाएंगे। सो इसमें की टेक अवेज क्या है? DLP प्रोटेक्ट्स प्रोजेक्ट ओनर्स, it legally binds contractors to correct post handover defects at their own cost, right? Then FIDIC provides the global standard, क्योंकि FIDIC जो है वो contracts के लिए global standard है। So clause 11 DNP offers a balanced comprehensive framework. Then understanding DLP reduces disputes. तो DLP जो है उसको अगर कॉन्ट्रैक्टर की समझ में वो क्लॉज आ जाता है और क्लाइंट की इजीली, मतलब क्लियरली, देन उससे डिस्प्यूट को रिड्यूस किया जा सकता है। क्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइमली एक्शन इंश्योर्स प्रोजेक्ट सक्सेस। सो फ्रेंड्स, ये था आज डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के बारे में हमने कुछ बात की, और अगले टॉपिक के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।